देखो हमने लास्ट क्लास में जो इक्वेशंस निकाली थी, 4 इक्वेशन हमने लिखी थी, उन 4 इक्वेशन में आप देखोगे तो जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी? पहली इक्वेशन आपकी थी H1 वेक्टर या फिर H01 बराबर क्या था? रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 E01। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन जो हमने लिखी थी वो उसके लिए क्या लिखी थी? H01 डैश बराबर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन रूट म्यू 1 E01 डैश। इसी प्रकार से जो हमने एक और इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी? H02 बराबर क्या था? एप्सिलॉन 2 अपॉन म्यू 2 E02। ये इक्वेशन लिखी थी कि ये 3 इक्वेशन तो ये थी, और एक चौथी इक्वेशन जो आपके हमने लिखी थी वो क्या थी? परिसीमा पर H वेक्टर क्या होता है? सतत होता है। कौन सा? इसका समांतर घटक या फिर ये कह सकते हो स्पर्शी घटक। तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन निकली थी वो क्या थी? H01 प्लस H01 डैश बराबर क्या था? H02 था। इसी प्रकार से अगर हम परिसीमा के ऊपर किसके लिए लिखना चाहे, परिसीमा पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के भी क्या होगा यहाँ पे परिसीमा पे? ये भी सतत होता था। तो उस वजह से यहाँ पे जो समीकरण आती थी वो क्या थी? E01 वेक्टर प्लस E01 डैश वेक्टर बराबर E02 वेक्टर। अब इसको हम किसके रूप में लिखेंगे? परिसीमा पर घटकों के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? परिसीमा पर घटकों के रूप में लिखते थे। तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या थी? माइनस के E01 cos थीटा आई प्लस E01 डैश cos थीटा आर डैश बराबर E02 माइनस के cos थीटा आर। थीटा आई इज टू क्या होता है? थीटा आर। परावर्तन और आपतन कोण दोनों क्या होते हैं? एक समान होते हैं परावर्तन और अपवर्तन के नियम से। तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन मिली थी वो हमें क्या थी? E01 माइनस E01 डैश cos थीटा आई इज टू क्या आया था आपके? E02 cos थीटा आर। नंबर 5 ये 4 और ये नंबर 6। यहां तक हमने क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब देखो हमें क्या करना है, वही की वही चीज जिस प्रकार से हमने किसके लिए, जब विद्युत चुंबकीय तरंग परिसीमा के लंबवत या आपतन तल के लंबवत इंसिडेंट होती है तो उस कंडीशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक पढ़ा था। मतलब क्या क्या वैल्यू निकाली थी? एक तो आर परपेंडिकुलर इक्वल टू E01 डैश अपॉन E01, और इसी प्रकार से टी परपेंडिकुलर टू इज टू क्या निकाला था? E01 E02 अपॉन E01। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे परपेंडिकुलर यूज नहीं करके यहाँ पे क्या आएगा? पैरेलल आएगा, और आपको वही की वही चीज निकालनी है। कौन सा परावर्तन गुणांक और कौन सा गुणांक आप लोगों को निकालना पड़ेगा? पारगमन गुणांक निकालना पड़ेगा। अब आप क्या करो, यहाँ से आप देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 से आप क्या करो? इक्वेशन नंबर 1 2 3 से मान किस में रखने पर? से मान इक्वेशन नंबर 4 में रखना। जब आप इक्वेशन नंबर इस 1 2 और 3 से ये H01 H01 डैश H02 का मान आप किस में रखोगे? इस इक्वेशन नंबर 4 में रखोगे। तो उस कंडीशन में देखो क्या इक्वेशन प्राप्त होगी? एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 E01 प्लस रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 E01 डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आप लोगों के? एप्सिलॉन 2 म्यू 2 E02। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्या इक्वेशन मिल रही है? ये इक्वेशन रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 E01 बराबर रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन म्यू 1 E01 डैश बराबर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन म्यू 2 E02 आ गया। अब देखो एक चीज हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो अचालक माध्यम होता है,
अचालक माध्यम, उन अचालक माध्यमों के लिए चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। मतलब μ1 क्या होगा? μ2 के बराबर। मान लो कि इसका मान कांस्टेंट राशि कोई μ0 के बराबर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहां से पुनः इक्वेशन से क्या प्राप्त होगा? रूट ε1 E01 प्लस रूट ε2 E01 डैश बराबर रूट ε2 E02। अब यहाँ क्या करो, आप ε1 को कॉमन ले लोगे तो इक्वेशन क्या आएगी? E01 प्लस E01 डैश इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? इसको नंबर लगा दो साथ में, हाँ, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो साथ में ε2 अपॉन ε1 E02 भी लिख सकते हो। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में आप क्या करो, इस इक्वेशन नंबर 6 से किसका मान रख दो? E02 का। इस इक्वेशन नंबर 6 से आप देखोगे तो E02 बराबर क्या आ जाएगा? E02 बराबर क्या आएगा? E01 माइनस E01 डैश कॉस थीटा आई अपॉन क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आर। किसका मान आ जाएगा? E02 का मान आ जाएगा। इस मान को जब हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो उस कंडीशन में देखो E01 प्लस E01 डैश बराबर रूट ε2 अपॉन ε1 कोष्ठक में क्या आ जाएगा? E01 माइनस E01 डैश कॉस थीटा आई अपॉन कॉस थीटा आर। कॉस थीटा आई अपॉन कॉस थीटा आर। अब यहां से थीटा आर को इधर की तरफ, तो E01 प्लस E01 डैश कॉस थीटा आर इजिकल्स टू क्या होगा? रूट ε2 अपॉन ε1 कोष्ठक में E01 माइनस E01 डैश कॉस थीटा आई। ठीक है, E01 और E01 डैश दोनों को अलग अलग तरफ देखो, जैसे यहाँ से E01 डैश, E01 माइनस की E01 डैश है, ठीक है, और ये वाली टर्म है, इन दोनों को एक दूसरे से दूसरी तरफ भेज दो तो उस कंडीशन देखो यहाँ पे E01 डैश कॉस थीटा आर प्लस क्या आ जाएगा? रूट ε2 अपॉन ε1 E01 डैश कॉस थीटा आई इजिकल्स टू क्या होगा? रूट ε2 अपॉन ε1 E01 कॉस थीटा आई माइनस E01 कॉस थीटा आर। ठीक है, यहां से E01 डैश को कॉमन लो, E01 डैश कॉमन आएगा तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या आएगी? कॉस थीटा आर प्लस रूट ε2 अपॉन ε1 कॉस थीटा आई इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? E01 कॉमन आएगा, रूट ε2 अपॉन ε1 कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा। ये इक्वेशन आ गई। अब यहां से आपको रेशियो किसके रूप में? परावर्तन गुणांक का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? परावर्तन गुणांक का मान। तो परावर्तन गुणांक आर पर जो है वो किसके किसके? परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों के ही किसके? दोनों के ही आयाम के अनुपात के बराबर होता है, क्योंकि जो आयाम का रेशियो होगा वही उसी की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? परावर्तन गुणांक और आपतन गुणांक। क्योंकि जो ये आर होता है परावर्तन गुणांक वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैन इन वेव्स के आयाम के ऊपर डिपेंड करता है, इस वजह से इनको परावर्तन गुणांक और आपतन गुणांक भी बोला जाता है। तो देखो यहाँ से E01 डैश और E01 के रूप में ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे क्या करो, E01 डैश अपॉन E01 का रेशियो लिखोगे तो वो क्या आएगा? E01 डैश
अपॉन ई नॉट 1 वो किसके बराबर आ जाएगा, रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 cos थीटा आई माइनस cos थीटा आर अपॉन में क्या आ जाएगा cos थीटा आर प्लस रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 cos थीटा आई। ये इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या दे दो, 8 दे दो। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 8 हो गई। अब इसके बाद में आप देखो हमने कौन सी नियम पढ़ा था, परावर्तन और अपवर्तन के अंदर हमने एक नियम पढ़ा था, स्नेल का नियम। ठीक है, उस स्नेल के नियम में हमने क्या पढ़ा था, दोनों माध्यमों की परिसीमा के ऊपर जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, साइन थीटा आई और इसके रेशियो के बराबर होता है। और ये वैल्यू n2 अपॉन n2 अपॉन n1 ये किसके बराबर भी होती है, k2 अपॉन k1 के बराबर भी होती है। और यहाँ से इनकी वैल्यू और किसके रूप में, रूट एप्सिलॉन 2 और अपॉन एप्सिलॉन 1 के रूप में भी होती है। इसको हम क्या देते थे, इक्वेशन नंबर ए दे देते। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन आपको मालूम होगी, हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो वेलोसिटी जो होती है वो किस प्रकार से c अपॉन n से रिलेटेड होती है। ठीक है, जब वेलोसिटी बराबर c अपॉन n है तो k बराबर क्या होता है, ओमेगा अपॉन v होता है। तो 1 अपॉन v बराबर क्या आएगा, k अपॉन ओमेगा आएगा। ठीक है, ओमेगा सभी वेव के लिए समान है, परावर्तित अपवर्तित और आपतित तीनों तरंगों के लिए समान है, इसलिए ओमेगा कट जाएगा। तो वेलोसिटी हमेशा किसके, k अपॉन ओमेगा के बराबर आ जाएगी। जब वेलोसिटी k अपॉन ओमेगा के बराबर आ रही है तो आपको मालूम है वेलोसिटी किसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है, अपवर्तनांक के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो इस कंडीशन में यहाँ से क्या निकल जाएगा आप लोगों के, n किसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर आ जाएगा। n अगर k के बराबर आएगा तो n1 बराबर क्या होगा, k1, n2 बराबर क्या हो जाएगा, k2। ठीक है, और दूसरी चीज वेलोसिटी को हम एक और चीज के रूप में भी लिखते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो किसके, 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन के बराबर होती है। तो इस वजह से आप यहाँ पे देखोगे एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 आया, क्योंकि म्यू जो है वो दोनों ही माध्यम के लिए समान है और अचालक माध्यमों के लिए म्यू का मान समान होता है। तो इस वजह से म्यू वाली यहाँ चुंबकीय पारगम्यता वाली तो टर्म कट जाएगी, लेकिन बच कौन सी जाएगी, विद्युतशीलता वाली टर्म बच जाती है। ठीक है, अब क्या करो यहाँ पर, इक्वेशन नंबर ए से मान किसमें रखो, इक्वेशन नंबर 8 में रखना। इक्वेशन नंबर ए से मान किसमें रखने पे, इक्वेशन नंबर 8 में रखने पे। तो ई नॉट 1 डैश अपॉन ई नॉट 1 बराबर क्या आएगा, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा आर अपॉन कॉस थीटा आर प्लस साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर, कोष्टक में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आई। अब यहाँ पे देखो थीटा साइन थीटा आर का अगर हम लेसअप लेंगे तो उस कंडीशन में लसअप लेने पे साइन थीटा तो दोनों ही ऊपर से और नीचे से कट जाएगा, परंतु दूसरी तरफ मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा। तो यहाँ से ई नॉट 1 डैश अपॉन ई नॉट 1 जो है वो क्या आएगा, साइन थीटा आई कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा आर कॉस थीटा आर अपॉन साइन थीटा आर इंटू कॉस थीटा आर प्लस साइन थीटा आई इंटू कॉस थीटा आई। ये इक्वेशन आ गई। अब देखो इसके अंदर सरल समीकरण लगाओ, कौन सी वाली, ये वाली, कि साइन 2 थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन 2 थीटा किसके, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में देखो अगर 2 नहीं है, अगर हम 2 अगर मान लो 2 से ऊपर नीचे गुना भी करेंगे
तो भी उस कंडीशन में भी आप देखोगे तो 2 ऊपर नीचे से कट जाएगा। लेकिन अगर आप sin 2 थीटा के नीचे भी अगर 2 का भाग दोगे तो भी उस कंडीशन में यहाँ पे 2 कट जाएगा। तो ये इक्वेशन किस रूप में आएगी वापिस, E01 डैश अपॉन E01 बराबर क्या आ जाएगी आपके sin 2 थीटा आई माइनस sin 2 थीटा आर अपॉन sin 2 थीटा आई प्लस sin 2 थीटा आर। ये इक्वेशन आ गई। अब देखो आपने 2 सरसमीकाएं और भी पढ़ी होगी, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। 2 सरल समीकाएं आपने और पढ़ी होगी, सरल समीकाएं साइन ए माइनस साइन बी जो होता है वो किसके बराबर होता है 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 के बराबर। और दूसरी सरल समीका जो होती है वो क्या होती है साइन ए प्लस साइन बी, वो किसके बराबर होती है 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 कॉस ए माइनस बी बटा 2। ये सरल समीका होती है। इन दोनों ही सरल समीका का उपयोग किसमें करेंगे हम इक्वेशन नंबर 9 में करेंगे। तो उस कंडीशन में देखो E01 डैश अपॉन E01 किसके बराबर आएगा 2 साइन 2 थीटा आई माइनस 2 थीटा आर अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा आई प्लस 2 थीटा आर अपॉन नीचे भी 2। यहाँ पर वापस इक्वेशन के अंदर नीचे क्या लिखोगे 2 साइन 2 थीटा आई प्लस 2 थीटा आर अपॉन 2 इंटू कॉस 2 थीटा आई माइनस 2 थीटा आर अपॉन 2। ये 2 से 2 गया, इक्वेशन क्या आएगी वापस E01 डैश अपॉन E01 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके साइन थीटा आई माइनस थीटा आर कॉस थीटा आई प्लस थीटा आर अपॉन साइन थीटा आई प्लस थीटा आर कॉस थीटा आई माइनस थीटा आर। क्योंकि टेन थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की। तो उस कंडीशन में यहाँ पे इक्वेशन जो आएगी ये वाली क्या आएगी E01 डैश अपॉन E01 पैरेलल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा टेन थीटा आई माइनस थीटा आर अपॉन टेन थीटा आई प्लस थीटा आर। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 10 किसके लिए परावर्तन गुणांक के लिए। परावर्तन गुणांक के लिए जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी टेन थीटा आई माइनस थीटा आर अपॉन टेन थीटा आई प्लस थीटा आर इक्वेशन आ गई। अब देखो यहां तक हमने परावर्तन गुणांक ज्ञात कर लिया। अब आपको क्या ज्ञात करना है किसका रेशियो और ज्ञात करना है E02 अपॉन E01 पैरेलल का रेशियो भी ज्ञात करना है। जब E02 अपॉन E01 पैरेलल का भी रेशियो आपको ज्ञात करना है तो उस कंडीशन में देखो आपको क्या करना पड़ेगा पुनः कौन से समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा पुनः समीकरण नंबर 7 से। समीकरण नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा था समीकरण नंबर 7 में हमने पढ़ा था E01 रूट एप्सिलॉन 1 प्लस रूट एप्सिलॉन 1 E01 डैश इक्वल्स टू रूट एप्सिलॉन 2 E02। अब देखो यहां से जब हमने कॉमन लिया था एप्सिलॉन 1 को तो उस कंडीशन में इक्वेशन जो थी E01 प्लस E01 डैश इक्वल्स टू क्या आया था रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 E02 आया था। ठीक है, अगर हमको विलोपन करना है किसका E0
वन डैश का तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई नॉट वन डैश का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखो, अगर आप ई नॉट वन डैश का मान लिखना चाहोगे यहाँ से, तो क्या आएगा, ई नॉट वन डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 ई नॉट 2 माइनस ई नॉट 1, ये आ गया। इसको नंबर क्या देंगे, इक्वेशन नंबर। अब आपको एक और इक्वेशन में अभी क्या करना है, अब आप लोगों को ई नॉट 2 अपॉन ई नॉट 1 मतलब अपवर्ती तरंग के आयाम और परावर्ती तरंग और आपती तरंग के आयाम का रेशियो निकालना है। तो उस कंडीशन में क्या करो, इस इक्वेशन नंबर 11 से मान किस में रखो, तो मान इक्वेशन नंबर 6 में रखो। इक्वेशन नंबर 11 से मान किस में रखने हुए, इक्वेशन नंबर 6 में रखोगे। तो उस कंडीशन में इक्वेशन नंबर 11 के अंदर ई नॉट 1 माइनस की जगह पे ई नॉट 1 डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, रूट एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 ई नॉट 2 माइनस ई नॉट 1 cos थीटा आई इजिकल टू क्या होगा, ई नॉट 2 cos थीटा आर। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा, 2 ई नॉट 1 cos थीटा आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट 2 कॉमन आ जाएगा, इसको उधर की तरफ ट्रांसफर करोगे और अंदर कोष्ठक में क्या आ जाएगा, cos थीटा आर प्लस रूट एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 cos थीटा आर। अब ई नॉट 2 अपॉन ई नॉट 1 का मान किसके बराबर आएगा, ई नॉट 2 अपॉन ई नॉट 1 का मान आएगा 2 cos थीटा आई अपॉन नीचे कोष्ठक में क्या आ जाएगा, cos थीटा आर प्लस रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 cos थीटा आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर आप क्या करो, इक्वेशन नंबर ए से रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 का क्या रख दो, मान रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 का मान रखोगे तो उस कंडीशन में जो पारगमन गुणांक है उसकी इक्वेशन किस प्रकार प्राप्त हो जाएगी, वो भी प्राप्त हो जाएगी। तो वो इक्वेशन क्या आएगी, ई नॉट 2 अपॉन ई नॉट 1 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 2 cos थीटा आई अपॉन cos थीटा आर प्लस साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर cos थीटा आर। ई नॉट 2 अपॉन ई नॉट 1 किसके बराबर आएगा, अब 2 साइन थीटा आर cos थीटा आई अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, cos थीटा आर cos साइन थीटा आर प्लस साइन थीटा आई cos थीटा आई। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे फिर से वही के वही साइन 2 थीटा वाली टर्म इसमें लगेगी या साइन 2 थीटा वाली को सरसमी का जब इसमें लगेगी तो ई नॉट 2 अपॉन ई नॉट 1 का मान किसके बराबर आएगा, यहाँ पे नीचे दोनों तरफ क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 आएगा। जब 2 को कॉमन लेके ऊपर भेजोगे तो ऊपर क्या आ जाएगी इक्वेशन, और साइन थीटा आर cos थीटा आई अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आर प्लस साइन 2 थीटा आई। वापिस इसमें साइन ए प्लस बी वाली सर्वसमीकरण लगाओगे, साइन ए प्लस बी की सर्वसमीकरण जब लगाओगे तो उस कंडीशन में ई नॉट 2 अपॉन ई नॉट 1 जो है वो क्या आ जाएगा, ई नॉट 2 अपॉन ई नॉट 1 फॉर साइन थीटा आर cos थीटा आई अपॉन नीचे क्या आएगा 2 साइन 2 थीटा आई प्लस 2 थीटा आर अपॉन 2 cos 2 थीटा आई माइनस 2 थीटा आर अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आगे ई नॉट 2 अपॉन ई नॉट 1 का मान किसके बराबर आएगा, ई नॉट 2 अपॉन ई नॉट 1 2 साइन थीटा आर cos थीटा आई अपॉन साइन थीटा आई प्लस
थीटा आर इंटू कॉस थीटा आई प्लस माइनस थीटा आर, ये इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है ये किसको प्रदर्शित करेगी, ये किसके लिए है, ये पारगमन गुणांक के लिए। कौन सी कंडीशन में, जब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या हो रही है, विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर विद्युत क्षेत्र सदिश क्या हो रहा है, तल के समांतर इंसिडेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक की इक्वेशन किस प्रकार से होगी, ये है पारगमन गुणांक की इक्वेशन। इसी तरीके से हमने tan थीटा के रूप में जो इक्वेशन लिखी थी वो किसके लिए थी, परावर्तन गुणांक के लिए थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन हमने और क्या पढ़ी थी, E01 डैश अपॉन E01 पैरेलल तो हमने क्या पढ़ा था, tan थीटा आई माइनस थीटा आर अपॉन tan थीटा आई प्लस थीटा आर, ये क्या थी, इक्वेशन नंबर 11 थी। अब देखो इन दो समीकरणों में आप देखोगे तो एक चीज आप लोगों को इतना इसमें ध्यान रखना है कि एक तो ये दोनों समीकरण है किसका है, रेनॉल्ड्स समीकरण है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तल के समांतर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। दूसरी आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तरंग है, आपतित तरंग, परावर्तित तरंग या फिर आपतित तरंग, अपवर्तित तरंग कब समान कलाओं में होगी और कब क्या होगी, विपरीत कलाओं में होगी, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो उस कंडीशन में देखो आप अगर इक्वेशन नंबर 12 देखते हो तो इक्वेशन नंबर 12 से स्पष्ट है कि E02 अपॉन E01 का मान क्या होगा, का मान थीटा आई व थीटा आर के सभी मानों पर कैसा होता है, धनात्मक होता है। अतः अपवर्तित व आपतित तरंग क्या होगी, तरंग कैसी होगी, समान कला में होगी। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों, अपवर्तित तरंग और परावर्तित तरंग समान, अपवर्तित और आपतित तरंग समान कला में क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है जो इक्वेशन नंबर 12 है उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा आई की टर्म आ रही है। अगर थीटा आई थीटा आर से छोटा भी हो जाता है तो उस कंडीशन में कॉस के अंदर माइनस का साइन आएगा, और कॉस एक कैसा होता है, सिमेट्रिक फंक्शन होता है, और सिमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या है आपको मालूम है, अगर अंदर भी माइनस का साइन आ भी जाता है तो भी वो किसके रूप में वैल्यू देगा, आपको प्लस के रूप में वैल्यू देता है। तो इस वजह से बोला गया है कि इक्वेशन नंबर 12 में अगर आप थीटा आई की कैसी भी वैल्यू ले लोगे, थीटा आई और थीटा आर की, तो सभी कंडीशनों के ऊपर वाली समीकरण 12 जो है वो क्या होगी, हमेशा ही पॉजिटिव मान देगी, और पॉजिटिव मान देगी तो उस कंडीशन में समीकरण नंबर 12 के अनुसार अपवर्तित और आपकी तरंग कैसी होगी, समान कला में स्टार्ट होगी, मतलब जिस जगह से स्टार्ट होगी उसी जगह पे खत्म भी होगी, मतलब इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी कालांतर नहीं रहेगा। अब देखो जो सेकंड है इक्वेशन नंबर 11 वाली कंडीशन, वो थोड़ा सा उसमें 2 पॉइंट है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना।